दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। ये दो मुद्दे इस वक्त ऐसा लगता है कि भारत की जो राजनीति है उसके बिल्कुल केंद्र में आ गए हैं, जबकि एक मुद्दा तो वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है और दूसरा जो मुद्दा है उतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसको इस प्रकार का बना दिया गया है कि मानो वह भी हमारे समाज का कोई मुद्दा हो, बहुत बड़ा कोई जनता का मुद्दा हो। ऐसा नहीं है। ये दो मुद्दे कौन है? एक तो है हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय जनगणना हो रही है उससे जुड़ा मुद्दा। उसमें जो काउंट किया जा रहा है लोगों की आबादी को, लोगों की संख्या को, उसके तौर तरीके को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया है। देश के कुछ बड़े अंग्रेजी अखबारों ने रहस्योद्घाटन किया कि इस बार जो काउंटिंग की जा रही है वह 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये जो हलफनामा दिया गया था वो 2021 में दिया गया था। 21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है वो रखा जाएगा सो दैट कि काउंटिंग सही ढंग से हो। लेकिन जातिवार जनगणना कराने का जब फैसला किया गया, विपक्ष के दबाव में हुआ, ये बात सही है, तो इसको एडॉप्ट ही नहीं किया जा रहा है उस तरीके को। जो तरीका एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों की गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए एडॉप्ट किया जाता है, वो ओबीसी कम्युनिटी के लिए नहीं किया जा रहा है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ही जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा कार्यालय जो हमारे देश में जनगणना कराता है, जिसका नाम है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, इसने 14 अगस्त 2026 को एक सर्कुलर जारी किया है। और वो सर्कुलर जनगणना कराने वालों के लिए दिया है, यानी जो लोग जनगणना के अधिकारी हैं। इसमें कुल 40 कॉलम है, 40। लेकिन इस 40 कॉलम में जो 10वां कॉलम है उसमें देश की कम्युनिटीज़ जो हैं, खासकर एससी और एसटी, इनको दर्ज किया गया है। इसमें ओबीसी कम्युनिटी का कहीं नाम नहीं है, जबकि भारत में ओबीसी कम्युनिटी बताया जाता है, अब तो गणना होगी, अगर गणना हो सकी तो पता चलेगा एग्जैक्ट संख्या कि 50% से ज़्यादा है। तो अगर इस बार जातिवार जनगणना हो रही है, जैसा कि संसद में और संसद के बाहर भी सरकार डिक्लेयर कर चुकी है, तो ओबीसी का 10वां कॉलम में कहीं नामोल्लेख क्यों नहीं है? चलो मान लिया कि 10वें कॉलम में नहीं है, तो 40 जो कॉलम है, यानी 1 से लेकर 40 तक, यही टोटल है क्वेश्चनर के लिए, पूछने के लिए लोगों से। उसमें तरह तरह के सवाल हैं, माता पिता की जाति क्या है, न जाने कौन कौन से सवाल हैं। लेकिन उसमें जाति के बारे में सही पता करने के लिए ओबीसी कम्युनिटी का जिक्र ही नहीं है। तो ओबीसी कम्युनिटी में जो कैटेगरीज होनी चाहिए अलग अलग जातियों की, अलग अलग नामों की, जो एक उसके लिए एक तरीका होता है ड्रॉप डाउन का, वो उसमें है ही नहीं है। अब आप सोचिए कैसे काउंटिंग होगी। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। इसीलिए मैंने कहा कि एक जो बड़ा मुद्दा है जो इस समय चर्चा में है वो है जनगणना का, कि जिसमें जातियों की गिनती वाकई की जा रही है, वाकई ये गिनती हो पाएगी, या केवल भाषण दे दिया सरकार ने कि होगी, लेकिन हो नहीं रही है, या कराई नहीं जा रही है, या न कराने का आदेश दे दिया गया है। क्योंकि जब आप सर्कुलर में ही ओबीसी का दर्ज नहीं करते हैं नाम, इसका मतलब कैसे होगा? अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि नहीं, आप एक और सर्कुलर जारी कर देंगे, कहें कि ओबीसी का काउंट कर लो, तो आपने ड्रॉप डाउन जो ऑप्शन है वो तो रखा ही नहीं है। अब ड्रॉप डाउन ऑप्शन अगर रखा जाता तो राज्यों में और केंद्रीय स्तर पर जो जातियों की टोटल संख्या है उसकी बाकायदे लिस्ट है,
वो लिस्ट अपने आप आपके कंप्यूटर पर या आपका जो भी प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म आपने रखा होगा, उस पे आप उसको रख लेते। और जब आप लोगों से पूछने जाते, जैसा कि तेलंगाना में पूछा गया, जैसा कि बिहार में पूछा गया, तो इसमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन ही नहीं है। इसमें जो रखा गया है ओपन एंडेड क्वेश्चन प्रणाली है। यानी आप लोगों से जाएंगे, पूछेंगे आपकी बिरादरी क्या है, वो अपनी कुछ भी बिरादरी बता सकते हैं। और जो बिरादरी दर्ज ही नहीं है कहीं राज्य में या केंद्र में, तो फिर उसके होने का क्या मतलब है। इसीलिए हलफनामा जो 2021 में दर्ज किया था, दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने, उसमें कहा था कि नहीं, हम ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे जिससे कि जातियों की गणना में हमें दिक्कत हो। और उन्होंने कहा था कि हम इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू रखेंगे, लेकिन नहीं रखा। तो इसका मतलब यह है कि ओबीसी की गिनती नहीं कराना चाहती है सरकार, या अगर कराना चाहती है तो इस प्रकार कराना चाहती है कि कोई उसका फैसला ही ना आ सके। आपको हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि अंग्रेजों ने जब जातियों की गणना कराई थी अपने देश में, तो उस समय 4000 से कुछ ज़्यादा जातियां आई थीं। लेकिन जब भारत सरकार ने 2011 के बाद एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट वाइज सर्वे कराया था, तो उसमें 46 लाख से ज़्यादा जातियां आ गईं, क्योंकि उसमें भी ड्रॉप डाउन ऑप्शन नहीं था। जो केंद्र और राज्यों की जातियां हैं, उनका एक बॉक्स बक्सा नहीं बनाया गया था, ताकि उस बक्से से ही लोग सवाल पूछ सकें या लोग जवाब दे सकें। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम एडॉप्ट किया है हमारी सरकार ने जातिवार जनगणना कराने का, उसका मकसद है कि ओबीसी कम्युनिटी की कोई गिनती हो ही न सके और राष्ट्रीय जनगणना 2027 बेमतलब साबित हो जाए, जैसा कि एक बार बेमतलब साबित हो गया है सामाजिक आर्थिक जातिवार सर्वेक्षण 2021 से 2014-15 के बीच का। और वो भी करोड़ों रुपया उसमें खर्च हुआ, लेकिन उसमें कोई आंकड़ा नहीं मिला, आज तक नहीं मिला और न कभी मिलेगा। तो वही स्थिति मोदी सरकार करने जा रही है, जो बताती है कि ओबीसी कम्युनिटी के लिए वो कितनी सेंसिटिव है। लेकिन ओबीसी कम्युनिटी पर इतना बड़ा प्रहार कि पहले तो कह दिया कि आपकी गिनती की जाएगी, क्योंकि उस समय विपक्ष के नेता राहुल गांधी सारे विपक्षी दलों को मिलाकर कैंपेन पूरे उन्होंने देश में कर दिया कि भाई जातिवार जनगणना आपको करानी पड़ेगी। सरकार ने हार मान ली और आरएसएस भी हार गया कि भी ठीक है करेंगे, लेकिन दिमाग चलता रहा दिमाग चलता रहा कि हमने मान तो लिया, लेकिन कुछ ऐसा उपाय करें कि गिनती हो ही ना सके। अरे भाई, आपकी सरकार थी बिहार में 2023 में नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी की भी सरकार थी, आज भी है। नीतीश कुमार जी भले मुख्यमंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी जी हैं। वहां पर जनगणना की गई, जातिवार सर्वेक्षण किया गया, जनगणना नहीं। और बिहार सरकार ने अपने स्तर पर जो सर्वे किया, उसमें भी ड्रॉप डाउन एक ऑप्शन था और वो पूछा गया उसी तरह से। तो अलग अलग लोग अलग अलग ढंग की जातियों का नाम नहीं लिए, उन्हीं जातियों का नाम लिए जो राज्य में या केंद्र में अप्रूव्ड है, जिनका नाम। तेलंगाना में भी वही हुआ है। तो आप केंद्रीय स्तर पर ऐसा क्यों नहीं करा रहे हैं? ये सवाल पहले लोग नहीं पूछ रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने भी ये सवाल पूछ दिया है। दोस्तों, मैंने अभी पिछले सप्ताह ही एक वीडियो आपके सामने पेश किया था, अगर आपको याद होगा। हमने उस वीडियो में ये उसका उसका शीर्षक था, जातिवार गणना के कैंपेनर राहुल गांधी जाति गणना के फरे पर चुप क्यों हैं। ये पिछले सप्ताह, उस समय तक राहुल गांधी का इस पर कोई ठोस बयान नहीं आया था, इसलिए मैंने एक सवाल किया कि भाई, आज देश में अगर जातिवार जनगणना की जा रही है 1931 के बाद, तो निश्चित रूप का श्रेय राहुल गांधी को मिलता है और विपक्ष के अन्य दलों को, लेकिन उसमें बड़ा जो रोल है राहुल गांधी का है। लेकिन राहुल गांधी, जब से ये मामला सामने आया है, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में एक्सपोज किया इसको सबसे पहले, हमें क्रेडिट देनी पड़ेगी इंडियन एक्सप्रेस को इसके लिए। तो उसने जब एक्सपोज किया कि साहब, ये तो काउंटिंग जो हो रही है उसमें निकलेगा ही नहीं आंकड़ा, फिर से रिपीट होंगी वही सारी गलतियां और ओबीसी का कोई आंकड़ा सामने नहीं आएगा, ले देकर कुछ नहीं बनेगा बात। तो इस पर राहुल गांधी रिएक्ट क्यों नहीं किए? हमने यह सवाल उठाया था। और हम ये तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने मेरे इस वीडियो के कारण ऐसे दबाव में आकर ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं। लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे मुझे लगता है कि ज़रूर मुझे खुशी हो रही है कि विपक्ष के नेता ने इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक लिया। भले ही वो अपने स्तर से लिया,
लेकिन मुझे खुशी हो रही है क्योंकि सवाल मैंने उठाया था। हो सकता है कि मेरे वीडियो को उतने लोगों ने न देखा हो, लेकिन जिन लोगों ने देखा शायद उस पर एक चर्चा हुई होगी बहुत जगहों पर और उसका असर भी पड़ा होगा। तो आज अगर ये मुद्दा बन गया है, राहुल गांधी ने ओबीसी के तमाम प्रेसिडेंट्स को, जो अध्यक्ष हैं उनके जिला के, उनकी मीटिंग में खुलेआम कहा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और अगर नौजवान इस देश के सरकार को झुका सकते हैं तो ओबीसी कम्युनिटी तो इस देश में 50% से ज़्यादा है, और वो अगर एकजुट हो जाएगी तो क्या होगा सरकार का, और सरकार को क्या झुकना नहीं पड़ेगा। तो ये एक तरह से बड़ा सवाल किया। और अब मैंने सुना है कि कांग्रेस के ओबीसी के जो सेल है, उनका ओबीसी का डिपार्टमेंट है, सॉरी, वो इस मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर उठाने जा रहा है। मुझे लगता है कि जो सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां हैं वो भी इस मुद्दे को छोड़ेंगी नहीं, वो भी इस मुद्दे पर जरूर कैंपेन करेंगी, लेकिन समय बचा है केवल 15 दिन। अगर 15 दिनों में भारत सरकार में जो गड़बड़ी हुई है जातिवार जनगणना न कराने की, अगर इसको नहीं पलटा गया तो जनगणना बेमतलब हो जाएगी। इसलिए 15 दिनों में देखना होगा कि सरकार क्या कहती है, अपोजिशन क्या कहता है, और अंततः भारत का जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रार जनरल का जो कार्यालय है वो क्या कहता है, क्योंकि वहीं से जनगणना शुरू होती है, कराई वहीं से जाती है। तो एक तो ये मुद्दा है दोस्तों, ये मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता था। और दूसरी बात जो रखना चाहता था, ये वंदे मातरम का। अब राष्ट्रीय जनगणना का प्रश्न तो राष्ट्र का बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन जहाँ तक सवाल है ये वंदे मातरम का, ये उतना बड़ा सवाल नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। हमारे यहाँ वंदे मातरम 1937 से गाया जाता है राष्ट्रगीत के रूप में, और 1950 में, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो इसको हमारे संविधान में पेश रखा गया था, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको पास किया था, और तब से दो जो इसके छंद हैं उनको गाया जाता रहा है। सभी 6 छंद नहीं, 2 छंद। इसकी भी एक हिस्ट्री है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उस वक्त, मैंने 1937, महात्मा गांधी थे, नेहरू जी थे, पटेल साहब थे, मौलाना आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सब कुछ बात हुई थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को एथराइज किया गया था, एक विद्वान होने के नाते, और एक नॉन पार्टीजन आदमी भी थे, कोई ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस के नेता थे, वो तो एक बुद्धिजीवी थे, कि आप इन छंदों को देखिए और आप बताइए कि अगर हम देश प्रेम से जो इतना, जो इस जिन छंदों से संदेश जाता है और जिन छंदों से कोई परेशानी होती है उनको आप कैटेगराइज कर दें, आप बता दीजिए कि हम राष्ट्रगीत के रूप में कौन किसको एडॉप्ट करें, एक देशभक्ति जगाने के लिए लोगों में, क्योंकि हम गुलाम थे उस समय, हम आज़ादी अभी नहीं मिली थी, 1937 की बात है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने अन्य अपने तमाम मित्रों से मिलकर इस पर काफ़ी गहन विचार किया, और उन्होंने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को ये सजेस्ट किया कि 2 ऊपर के छंदों को ही लेना चाहिए, और वो लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। कांग्रेस उस समय आज़ादी की लड़ाई को लीड कर रही थी। तो जब भारत का संविधान बन रहा था, संविधान सभा में ये डिस्कस किया जा रहा था, तब जनगण मन को नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के रूप में रखा गया, और इसको राष्ट्रगीत के रूप में रखा गया। ये राष्ट्रगान नहीं है, ये राष्ट्रगीत है। अब बीजेपी की सरकार ने क्या किया 2026 में आकर, कि इसको भी कहा कि ये भी राष्ट्रगान है, उसके कैटेगरी में रख दिया, राष्ट्रगीत बरकरार रखते हुए नाम, इसको राष्ट्रगान की कैटेगरी में रख दिया कि ये भी उसी की बराबरी में होगा। तो बराबरी में ठीक है, वो तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन कहा कि भाई ये 6 छंद गाए जाएंगे जो बंकिम चंद्र के आनंद मठ में है। अब आनंद मठ बहुत विवादास्पद ग्रंथ है, बहुत ही विवादास्पद, अनाप शनाप चीज़ें उसमें बहुत हैं, और उसमें धार्मिकता ही नहीं है, सांप्रदायिकता भी है, विद्वेष भी है, अंग्रेजों की जय भी है, जयकारे भी है। अगर मुस्लिम विरोधी केवल नहीं है, अंग्रेजों की एक तरह से वंदना भी है, तो और हिंदुत्व तो खैर है ही है। तो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी विवाद रहा कि भाई 6 छंदों को क्यों शामिल किया गया है, और यही नहीं किया, ये भी कह दिया कि जो ये नहीं मानेगा उसको हम 3 साल जेल में डालेंगे। ये तो और ज़्यादा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए
तो ये जो किया गया है राष्ट्रगीत के नाम पर, ये दरअसल राष्ट्रीय विवाद एक खड़ा कर दिया गया है। राष्ट्र का भला तो क्या होगा, आप इन गीत तो या गान जो भी होगा, एंथम है या गीत है या गान है, वो हमारा स्वाभिमान है, हमारा गर्व है। और उसमें जो मन से ना निकले, जिसके प्रति हमारा कमिटमेंट ना हो, और उसको ज़बरदस्ती आप किसी को कह रहे हैं कि आपको गाना पड़ेगा, तो बंदूक की नोक पर जैसे कहा जाए किसी को तुम गाओ, किसी को कहा जाए कि तुम ये करो, तुम वो ना करो, हमें ये डेमोक्रेसी में कैसे होगा? ये डेमोक्रेसी में होता नहीं है। कानून तो पास कीजिए, लेकिन कानून तो वैसा ही पास कीजिए ना जो आपको लगता है कि ये देश को मजबूत बनाने वाला है, देश को कमजोर करने वाला, देश को बांटने वाला, लोगों में आपस में झगड़ा पैदा करने वाला कानून पास करने का क्या मतलब है? तो ये सवाल कांग्रेस ने उठा दिया है। और कांग्रेस इस देश में पहली पार्टी बनी है जिसने कहा कि वो दो छंद के अलावा और कोई छंद नहीं गाएगी। चाहे आप हमें अरेस्ट कर लीजिए, नेताओं को कांग्रेस के, चाहे जो चाहे वो कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं कि कुछ राज्य सरकारें भी ये काम कर रही हैं, जैसे केरल की सरकार ने कर दिया, और भी कुछ राजनीतिक दलों में इस पर विवाद बहस चल रही है, देखिए क्या होता है। तो मेरे कहने का मतलब कि इस पर ऑल पार्टी को सोचना चाहिए, सभी पार्टियों को मिलकर। और भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो सरकार चला रही है। मुझे लगता है कि उसको ऑल पार्टी मीटिंग इस विषय पर तत्काल करनी चाहिए, जिससे कि इस मसले को रोका जा सके, गतिरोध नहीं होना चाहिए, आपस में डायलॉग होना चाहिए, विवाद नहीं, टकराव नहीं होना चाहिए, आपस में बात करके इस मसले को सुलझाया जाए। अगर आप नहीं इसको करेंगे तो ये समाज में इसके बड़े गंभीर इसके परिणाम हो सकते हैं। और हमें इस समय देश में बेरोजगारी से लड़ना है, हमें स्वास्थ्य की समस्याओं से लड़ना है। अनेक हल्के ऐसे हैं जहाँ कैंसर जैसी बीमारियाँ महामारी की तरह आ रही हैं, जबकि वो महामारी है नहीं। कई कई राज्यों में बुरा हाल है लोगों का, अस्पतालों की कमी है। हम इन समस्याओं पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, लेकिन इन मसलों पर अगर हम लड़ेंगे जो नहीं लड़ने लायक हैं, तो मैं समझता हूँ देश का भला नहीं होगा। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और बिल्कुल आखिर में आपसे एक अपील, हमारे कार्यक्रम को आप देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आलोचना करते हैं वो भी अच्छा लगता है, प्रशंसा करते हैं वो किसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रीच भी बढ़ाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।